जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं ना, तो जो कीड़े होते हैं ना, उनके भी दो कैटेगरीज होते हैं। जी। एक तो वो कीड़ा होता है जो कि होता है डेंजरस कैटेगरी का कीड़ा, जो काट लेना तो खून निकल आता है। और दूसरा एक और कीड़ा होता है जो अगर काट ले तो बस आप मस्ती ही मजे में रहेंगे, है ना? अच्छा जी। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिल्मी कीड़ा। तो देखिए, आपके कीड़े की फिलॉसफी तो हमने जान ली। हाँ। आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो हमारा अगला सेगमेंट है फिल्मी कीड़ा, वो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही शानदार शख्सियत के साथ। जी हाँ। ऋचा, बधाई हो आपको भी, क्योंकि आज है हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो के फिल्मी कीड़ा सेगमेंट में बधाई हो के पापा, रे के जंगा पहलवान और साथ ही तलवार के इंस्पेक्टर धनीराम और न जाने और कितने कितने किरदारों को अपने अभिनय से मुझे लगता है आपने अमर ही कर दिया। गजराज राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार नमस्कार। इन जितने किरदारों का मैंने नाम लिया और इसके अलावा और न जाने कितने सारे किरदार जो हम सब के दिलों में बसे हुए हैं, ये सारे के सारे बड़े ऑफ बीट किरदार थे। तो ये ऑफ बीट किरदार खुद चलकर आपके पास आते हैं या आप में कोई ऐसी शक्ति है कि आप इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं? शक्ति तो नहीं, मेरा शुरू से ये रहता था कि मैं कुछ अलग हटकर, जो फार्मूला से या जो लीक से हटकर काम कर पाऊँ। और शुरुआत में तो मुझे छोटे पार्ट्स ही मिलते थे, जैसे तलवार का धनीराम है या बैंडिट क्वीन का अशोक चंद है। तो लेकिन वो कहीं पे एक सेंसिबिलिटी थी थिएटर की वजह से, रोल लंबा होना ज़रूरी नहीं है, कहानी जो बढ़ रही है, कहानी की प्रोग्रेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पार्ट, वो देखना चाहिए। तो लकीली मैं ऐसे पार्ट मुझे मिले और मैं कर पाया। अच्छा, बधाई हो के जितेंद्र कौशिक को कोई कैसे भूल सकता है? तो इसको क्या आपने स्टोरी सुनते ही हाँ कह दिया था, या आपने समय लिया इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? अमित शर्मा जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो मेरे कलीग रह चुके हैं। मैं और वो, हम दोनों साथ में, प्रदीप सरकार जी, उनको हम असिस्ट किया करते थे दिल्ली से ही। तो ये हमारा एक कनेक्शन था, एक दोस्ती थी और म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट थी। तो ये जब कहानी मेरे पास आई, मुझे बताया कि अमित ने बोला कि गजराज जी एक इस तरह का पार्ट है, तो मैंने घर में बताया वाइफ को कि यार एक ऐसी कहानी है, ऐसी फिल्म मिल रही है जिसके अंदर ना लेट एज में प्रेगनेंसी होती है और करना चाहिए क्या। तो उन्होंने बड़ी एक तपाक से एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप 40+ हो, अब ऋतिक रोशन तो होनी कि आपके करियर पे कुछ, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं एकदम से धरातल पर आ गया। मैंने कहा हाँ सही बात है, क्यों मैं इतना सोचना ही क्यों। तो मैंने अमित को बोला यार ये बड़ा इम्पोर्टेंट बड़ा पार्ट है, मैं पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको कितना अचीव कर पाऊँगा, तुझे तो बड़े एक्टर्स मिल जाएंगे। तो उसने बोला नहीं गजराज जी, आप ही मेरे बड़े एक्टर हैं। और उसने इंसिस्ट किया और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, कर्जदार हूँ अमित शर्मा का, कि उसने वो इंसिस्ट किया, कि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी पलट गई। तो डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाला घर में। मेहमान? मैं अपनी जगह किसी को देने का पापा, बता दिया मैंने आपको। छोटा मेहमान। तो क्या बधाई हो को हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं? वो माइलस्टोन है। बधाइयों से सबसे ज़्यादा बड़े रोल मिलना, उससे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिलना, जो बधाइयों के बाद जो पहला सीज़न गया अवार्ड्स का, उसके अंदर भरमार थी, जगह जगह मुझे और नीना जी को और फिल्म को, राइटर्स को अवार्ड्स मिल रहे थे। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह कि अब तकरीबन 5 साल से ऊपर हो चुका है, आम जगहों पर, जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में मैं कहीं पर भी जाता हूँ, वो जो लाड़ मिलता है, वो दुलार मिलता है। जैसे कल ही मैं कनॉट प्लेस में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पर एक 80 साल की महिला अपनी फैमिली के साथ थी
और वो दूर से देख के उन्होंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया। और खाना खाने के बाद उनके पास गए, बोले किन्ना सोना काम किया है तुसी, किन्ना सोना काम किया है पुत्र, जीवंदे रहो। वो जो है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखें भर आती हैं। तो ऐसा दुलार मुझे 7 साल से लेके 70-80 साल के लोगों का लगातार मिल रहा, ये मेरे लिए छोटी छोटी ट्रॉफीज़ हैं ये। अभी आपने एडवर्टाइजिंग की बात की और अपने गुरु के बारे में भी बात की, तो कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई और जो ये एडवर्टाइजिंग का पूरा आपका सफ़र रहा, आप उस सफ़र में अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखा है उसमें? थिएटर से कमाई नहीं होती है। थिएटर आपका जो पैशन है उसको पूरा करता है, आपकी क्रिएटिविटी को आपको एक उबाल देता है, लेकिन पैसे के मामले में फिसड्डी रह जाता है हिंदी थिएटर ख़ास तौर पर। दिल्ली में जो आज से 25-30 साल पहले का मेरा अनुभव रहा है कि टिकट तो दूर की बात है, आप पास दे के लोगों को बुलाते थे, इंसिस्ट करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आ जाइए, किसी तरह से प्रोसीनियम या जो ऑडिटोरियम है वो भर जाए किसी तरह से। तो थिएटर में पैसा नहीं होता था, उसकी वजह से अलग अलग रोज़गार करने की ज़रूरत पड़ती थी। अखबार में काम किया, कभी छुटपुट फ्रीलांसिंग कर ली, और फिर उसी दौरान ये सिद्धार्थ बासु सर, उनके साथ मैंने कुछ काम किए हुए थे। तो उनके दफ्तर से एक बार फ़ोन आया कि गजराज एक एड फिल्म मेकर हैं, उनको एक्टर्स की ज़रूरत है, आप इस जगह पर पहुंच जाओ। तो मैंने एड फिल्म, विज्ञापन नाम सुना था और देखते हैं विज्ञापन, तो हम लोग लगातार दूरदर्शन पे हमने देखे थे, रेडियो पर सुने थे, तो हमें मालूम था कि विज्ञापन, लेकिन विज्ञापन की दुनिया कैसी होती है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। रत्ती भर का भी कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ये प्रदीप सरकार जी को मैं मिलने गया, कुछ एक विज्ञापन का वो स्क्रैच फिल्म बना रहे थे, और वहाँ पर मुझे लगा कि यार ये, और क्योंकि अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक लंबे समय तक हिंदुस्तान में एडवर्टाइजिंग जो थी वो अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों से बनाई जाती थी, उसको बनाने वाले लोग भी वो होते थे। लेकिन ये 90s के अंदर बदलाव आना शुरू हो रहा था कि जहाँ पर एडवर्टाइज़र्स, विज्ञापन दाता जो हैं, उनको छोटे शहरों में जाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो उसमें हिंदी या जो लोकल भाषा जानने वाले लोगों की ज़रूरत सामने आने लगी। मैं हिंदी वाला हूँ, बस वो एक होता ना कि एक रवानगी हुई चीज़ों की, और उनको मेरा काम पसंद आया, तो लिखना, एक्टिंग करना, असिस्ट करना, वहाँ से शुरुआत हुई। तो मेरी कह सकते हैं कि प्रदीप सरकार जो थे वो मेरे एडवर्टाइजिंग के गुरु या इंस्टीट्यूट थे पूरा का पूरा, जिनकी वजह से मैं पिछले 20 साल से अभी विज्ञापन तो बना रहा हूँ। कोड रेड की शुरुआत आपने कब की? ये दिल्ली में 95 के आसपास, 94-95 के आसपास काम करने के बाद हम लोग दादा मुंबई शिफ्ट हुए 2000 में, और हम लोग उनके साथ शिफ्ट हुए, और उसके बाद 2003-04 में कोड रेड फिल्म्स की शुरुआत की मैंने। तो अगर रे फिल्म की बात करें तो उसमें आपकी और मनोज जी की केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। तो क्या वो थिएटर के कारण केमिस्ट्री इतनी अच्छी है या कि बस हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि थिएटर, रंगमंच का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सिनेमा एक तरह का ट्रांजैक्शनल वो रहता है कि आप आए, मिले सेट पर, अपनी लाइंस बोली, अपने अपने ग्रीन रूम में या वैनिटी के कमरे जो होते हैं उसके अंदर आप रहे और सीन होने के बाद चले गए। लेकिन रंगमंच में ये होता है कि आप घंटों साथ गुजारते हैं, हफ्तों महीनों तक, और लाइनों के अलावा जो आपके नाटक की कहानी है, जो आपके पात्र हैं, आपके चरित्र हैं, आप एक दूसरे के चरित्र को भी समझते हैं। फिर जब आप असल एक दूसरे को जानते हैं तो वो दोस्तियां बड़ी प्रगाढ़ होती हैं या नहीं होती हैं, या आपकी अनबन होती है, या आपका मन नहीं लगता है किसी में, लेकिन प्रगाढ़ होती हैं। तो फिर वो जो समझ लीजिए कि वो सीमेंट ऐसा बैठता है कि उसको आप 5 महीने बाद, 5 साल बाद या 50 साल बाद भी मिले तो वही आत्मीयता और वही एक दूसरे के प्रति सम्मान रहता है। तो मनोज के साथ भी यही हुआ। तो शुरुआत में आप तीनों ने मिलकर, आपने, मनोज वाजपेयी जी ने और आशीष विद्यार्थी जी ने, आप तीनों ने मिलकर एक एक्ट वन, एक थिएटर कंपनी की भी शुरुआत की थी। सिर्फ हम तीनों ने नहीं, इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग थे। अच्छा। तो उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, हाँ। NK शर्मा, जिन्होंने शुरुआत की, अतुल कुमार, अरुण कालरा, अरुण भारद्वाज, निखिल वर्मा, ये
तमाम लोग उसके अंदर जो जो एक्टर्स हैं अभी अभिनय की दुनिया से जुड़े हुए हैं या जीवन के अलग अलग रास्तों पर निकल गए। शुरुआत ऐसे ही खेल खेल में हुई थी, क्लब के तौर पे हुई थी, यहीं मंडी हाउस में। वही मैं कह रही मंडी हूँ, हाउस बैक टू में 90s मंडी हाउस। मतलब ये- उसमें आप जी। हैं, मनोज जी हैं, आशीष विद्यार्थी जी हैं, एनके शर्मा जी हैं। कैसा था वो पूरा का पूरा माहौल? अभी मिस करते हैं क्या? वो नॉस्टैल्जिया होता है? बहुत 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 मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि आप एक दूसरे के चरित्र को, एक दूसरे के मन को समझने लगते हैं। तो मैं तो मुफलिसी की हालत में ऐसा होता था कि लोग समझते थे, पता चलता था कि हाँ ये गजराज के पास पैसे नहीं है, तो कोई एक दोस्त 50 रुपये या 100 रुपये जेब में डाल देता था। कह सकते हैं कि उस ज़माने की जो मेरी दोस्तियां हैं, आधा दर्जन दोस्तियां, वो अभी भी हैं। मैं मुंबई में हूं लेकिन दिल्ली के दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। दिल्ली आता हूं तो उनसे मुलाकात होना मतलब कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है। जैसा कि आपने कहा थिएटर में उतनी अर्निंग नहीं है, तो क्या कभी ऐसी फीलिंग आती थी कि नहीं छोड़ देते हैं थिएटर? छूट गया थिएटर, क्योंकि परिवार आपको कब तक आपको सहारा देगा। एक तरीका था कि आप पड़े रहें और किस्मत के भरोसे पड़े रहेंगे। किसी दिन ऐसा हो कि श्याम बेनेगल, विनोद चोपड़ा, सुभाष घई, इनमें से कोई बोले कि अरे गजराज इतना टैलेंटेड एक्टर है, आओ मेरी फिल्म में। ऐसा 1000 में एक बार होता है। तो आपको किस्मत अपनी बनानी पड़ती है, आपको खुद अपनी नाव का चप्पू खुद चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चप्पू छोड़ दिया कि कोई आएगा और चप्पू चलाएगा और आपको उस टापू तक लेके जाएगा जहाँ शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, है ना। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी नाव का चप्पू चलाना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या और हो सकते हैं, जतन हो सकते हैं। तो शुरुआत में वो जैसे मैंने बताया कि अखबार और एडवर्टाइजिंग और ये सब किया मैंने। और अगेन लेकिन वो जो बुनियाद थी, रंगमंच का योगदान इसलिए भी है कि वो बुनियाद, और मैं आज भी मुझे जब नौजवान लड़के लड़कियां मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या किया जाए, कैसे करें, कौन सी जादू की पुड़िया है जिसको हम लोग चबाएं और एक्टर और एक्ट्रेस में हमारा नाम हो जाए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि 6 महीना, साल, 2 साल आप रंगमंच से जुड़िए। तो आपको पहला तो अपना खुद का मालूम चलेगा कि आपके अंदर वो कीड़ा है कि नहीं है, कि आपका वो कीड़ा कितना बलवान है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो ज़रूरी थोड़ी है यार, कुछ और करिए, आप राइटर बन जाइए, आप सिनेमाटोग्राफर बनिए, कैमरामैन बनिए, प्रोडक्शन डिज़ाइनर बनिए, कुछ और बनिए। अगर आपको सिनेमा से ही जुड़े रहना है, उसके अंदर भी और अलग अलग चीज़ें हैं, उसकी उन विधाओं में जा सकते हैं आप। फिल्म जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, सिनेमा से बहुत नज़दीक, आपको अलग अलग दुनिया भर का सिनेमा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो फिल्म जर्नलिस्ट होते हुए पूरी दुनिया घूमते हैं। जब फिल्म जर्नलिज्म की बात हो रही है और आपने खुद कहा कि आप अखबार में लिखते थे, आप भी एक जर्नलिस्ट थे, थोड़ा सा ज्ञान हम दोनों को भी दे दीजिए, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो कि किस तरह से। ये समझ लीजिए कि गुरिल्ला वॉर जैसा था ना, कि आप अखबार में रेगुलर तो है नहीं, फ्रीलांसर हैं, तो छोटे छोटे अखबारों से काम करते हुए, जैसे अरविंद गौड़ पत्रकार मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे कहीं रेफरेंस दिया, मैं उनसे मिला, तो वो उन्होंने मुझे कुछ एक 500 की सर्कुलेशन वाले अखबार में मुझे काम मिल गया, लिखने लगा तो हाथ थोड़ा साफ हुआ, नया क्या ले सकते हो। और सबसे दिल्ली में रहते हुए ये कि मुंबई से कोई इतना चमकता हुआ सितारा आ जाए और उनको कैसे, और वो टाइम था कि आज तो ये होता है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो दुनिया को पता होता है कि आप कहाँ पर हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप ना भी पोस्ट करें, कोई और पोस्ट कर रहा होगा। आज से 25-30 साल पहले ये सब सुविधा नहीं थी। हमारा जो समूह था 3-4 लोगों का, जिसमें फोटोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे, तो वो आपस में सुबह सुबह बैठते थे कि कौन आया आज, तो यश चोपड़ा मान सिंह में ठहरे हैं। तो फिर तपाक से फ़ोन करते थे और ज़्यादातर समय ऐसा होता था कि आपको मौका मिल जाता था कि यश चोपड़ा साहब को फ़ोन किया तो पामेला जी ने उठाया और उनको बताया कि मैं, और ऐसा नहीं कि आप खामखा की बात कर रहे हैं, आप अच्छे अखबारों में लिख रहे हैं। एक बार मालूम चला, हमारे जो फोटोग्राफर दोस्त हैं उन्होंने बोला शत्रुघ्न सिन्हा आए हुए हैं, वो यहाँ ठहरे हुए हैं। मोबाइल, पेजर, ये सब का ज़माना नहीं था। आप टेलीफोन बूथ में जाते थे, नंबर ढूंढा उस होटल का, वहाँ पे फ़ोन किया और कनेक्ट हो गया। तो मैंने शत्रु जी फ़ोन पर आए तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा नाम गजराज है और मैं पत्रकार हूँ, नव भारत टाइम्स के लिए एक लेख के लिए आपसे मिलना है। तो बोले अच्छा, एसपी सिंह से बात कराओ। तो एसपी सिंह सर एडिटर थे नव भारत के, और मैंने कहा अरे ये कहाँ फंस गए एकदम से फ़ोन काट दिया, क्योंकि अब उनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा एक किस्सा हुआ था, लेकिन उसके बाद शत्रु जी से अब मुलाकात होती है। तो
बड़े स्नेह से मिलते हैं। उन्होंने मेरे कोई काम देखे हुए हैं कुछ और बड़ा आशीर्वाद देते हैं। मंडी हाउस की गलियों में आप घूमते हैं तो कई सारे पेड़ों को देख के ऐसा लगता होगा कि इसके आसपास कई प्रेम प्रसंग भी हुए हैं। बड़ी शरारती हैं आप। आज का दिन जो है ना बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इमारत है ये इमारत में बड़े सपने छुपे हुए थे कलाकारों के लिए, है ना, कि ये दूरदर्शन के गेट पर बी.आर. चोपड़ा, संजय खान साहब और इस तरह की तमाम हस्तियां, तो खबर फैलती थी कि रामानंद सागर आने वाले हैं आज अपना एपिसोड लेकर, तो लोग पहुंच जाते थे यहाँ पर। लाइन लगा देते होंगे। लेकिन ये वो एक इमारत थी जिसको रंगमंच के कलाकार आज से 25-30 साल पहले बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखते थे, और क्योंकि आइकॉनिक है और सामने ही है तो आपको आते जाते दिखता था कि एक दिन काश, हाँ, और उसमें दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम में आपको मौका मिल जाए। दुर्भाग्य से कभी नहीं मिला मुझे। तो आज मैं उस इमारत में आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और आपके जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उन तक हमारी बातचीत जा रही है। तो ये मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितना अपने आप को सौभाग्यशाली मान। हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है गजराज जी कि आप यहाँ हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं आज। अच्छा, जैसे कि हम आपको बधाई हो के कारण नहीं जानते, हम आपको पहले से जानते हैं। उस टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा नहीं था और अब तो OTT छाया हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप OTT को? इंडस्ट्री में किस तरीके के चेंजेस लेके आया है? 2013-14 के आसपास जो YouTube का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, समझ लीजिए थोड़ा फ्यूडल सिस्टम रहा ना, कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, जो मेन सेंटर्स हैं, तब जाके आप अपनी प्रतिभा को, अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैरिकेड्स वाला रास्ता था वो। YouTube ने वो बैरिकेड ख़त्म किया और डेमोक्रेटिक कर दिया। तो TVF जब आया तो वो इसी धारा पे तैरते हुए आया कि जहाँ पर आप अपनी इंजीनियर लड़के थे अरुणाब और उनके साथ के सब लोग, और कि कैसे कहानी बोलें, और उसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस मौके पे, उस जंक्शन पे, उनकी ट्रेन में बैठने का मौका मिला कि उन्होंने बोला कि गजराज जी आप ये वीडियोस बना रहे हैं, आप करेंगे क्या? इसमें पैसे वैसे है नहीं, स्केच है। मैंने उनकी वीडियोस देखे हुए थे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल का काम करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। और वो टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड, ये ट्विटर क्या होता है, वो रिवोल्यूशनाइज कर दिया उसने पूरी चीज़ को। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वो शूट करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नहीं था कि पता नहीं ये तो बड़ा ऐसे ही कर लिया उन्होंने, बिना सेट वेट लगाए, कुछ बड़ा टीम टाम किए हुए। और मैं विज्ञापन की दुनिया से हूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा टीम टाम होता है कि एक तरफ बिस्किट काजू के डब्बे रखे रहते हैं और AC चलता है चारों तरफ और वो सब। यहाँ पे तो उन्होंने अपने ही दफ्तर में कुछ घुमा फिरा के चदरे वर्दे टांगे कर लिए। मैंने कहा यार पता नहीं कैसा होगा। टेलीकास्ट होने के तीसरे या चौथे दिन मैं एक बुक स्टोर में था जुहू में, वहाँ पे 7वीं 8वीं के कुछ बच्चे थे जो मुझे घूर रहे थे, और उनमें से एक बच्चा मेरे पास आया, वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आर यू द सेम गाय हु इज़ देयर इन दैट ट्विटर वाला थिंग? हाँ। तो बोला, वो अपने दोस्तों के पास जाते बोला ही इज़ द सेम डूड। मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ कि 14-15 साल के बच्चे आपको आपके काम को सराहें। तो वो जो TVF के साथ मेरी जो एसोसिएशन हुई, उसमें ये हुआ कि जो एक नौजवान दर्शक था जिन्होंने मेरा शायद काम नहीं देखा था, बैंडिट क्वीन नहीं देखी थी, या मुझे जो जिनसे परिचय नहीं था, उनसे मेरा परिचय करवा दिया। और उसी का ही मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेप जो हुआ बधाई हो हुआ, कि TVF की पूरी एक जो जर्नी थी उसमें जो मेरा फादर सन वाला हुआ और उससे इमेज हुआ जहाँ पे निर्माताओं को लगा कि हाँ ये पिता के रोल में अच्छा हो सकता है। बहुत सारे किरदारों में से मुझे लगता है कि जंगा पहलवान इज लाइक जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक रे का जो वो एपिसोड था हंगामा है के ऊपर, जी, आपने और मनोज जी ने मुझे लगता है उसे इमॉर्टलाइज कर दिया। विश्वास कीजिए कि लिखाई अगर अच्छी नहीं है, स्क्रिप्ट अगर अच्छी नहीं है, तो आप कितना ही पैसा खर्च कर दीजिए, कितना ही आप शान और शौकत ले आइए सेट पे, वो फिसड्डी निकलेगा। और निर्देशक की अप्रोच क्या है, तो लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर बड़ी दुधारी तलवार है ना, कि कलाकार जब निर्देशक की तारीफ़ करता है तो उसके अंदर ये ऐसा भी माना जा सकता है कि ये अगले प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनको संदेशा भेज रहा है कि, लेकिन है तो है कि वो जो उनका एक सोच रही है उन्होंने बनाई है ना, इश्क किया 1.5 इश्क किया है ना, तो वो जो उनका एक समझ है कि बहुत
लोड नहीं करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस में। वो एक्टर को बहुत ट्रक भर के इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ट्रक भर के इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं कि ऐसा करना, फिर ऐसे मुड़ना, फिर ऐसे बोल, नहीं। उनकी जो बातचीत है वो बहुत सरल होती है। समझ लीजिए जैसे प्याज होता है, प्याज की परतें उतारी जाती हैं, तो अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो ज़्यादा परतें निकाल के सबसे अंदर वाली परत तक पहुंच पाए, वो डायरेक्टर का काम है। तो अभिषेक चौबे इस तरह के निर्देशक हैं जो परतें खोलते हैं, ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि जहाँ पर आप सरेंडर करते हैं, आप अपने आप को मान कर चलते हैं कि हाँ भाई ये इस काम के लिए मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है या ज़्यादा। तो और आपकी जो थिएटर की प्रिपरेशन होती है, और मनोज वाजपेयी के साथ आप काम कर रहे हैं जिनके साथ आपने थिएटर किया हुआ है, तो आप एक दूसरे को समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, आँखों को समझते हैं, और आँखों ही आँखों में एक दूसरे को संभालते हैं। अच्छा, इट कुड बी डिफिकल्ट, बट अगर मनोज वाजपेयी जी उस फिल्म का हिस्सा नहीं है तो आपको क्या लगता है कि वैसी केमिस्ट्री आप और किस एक्टर के साथ बिल्ड कर सकते थे? वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो और कुछ मनोज वाजपेयी इतने पारंगत हैं अपनी विधा में कि वो जो काम कर लेते हैं आपको लगता है कि उनके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना डूब जाते हैं अपने काम के अंदर। एक नेटुआ नाटक किया था हम लोगों ने, जिसके अंदर मनोज ने एक ऐसे कैरेक्टर का पार्ट निभाया कि जो बिहार में नटुआ नाच होता है, जहाँ पे लड़का लड़की की वेशभूषा में डांस करता है। उसके लिए तकरीबन 3 महीने तक मनोज ने नृत्य की प्रैक्टिस की, कथक सीखा, पूरा का पूरा अलग अलग डांस फॉर्म सीखे, छाऊ सीखा, कि वो अपने आप को चेंज कर दिया उसने, बोल चाल, मतलब वो 24 घंटे उस कैरेक्टर के अंदर था। ऊर्जा का संप्रेषण वो करता था जब वो मंच पर होता था, बाप रे बाप। और क्या होता है कि जब एक कलाकार इस तरह से अपने काम में शिद्दत दिखाता है, उसके लिए आप उसके अंदर वो तड़प होती है, उसका कुछ उसके जो सौरमंडल होता है ना, बाकी लोग होते हैं जो थोड़ा गंभीरता से नहीं भी ले रहे होते हैं, वो भी थोड़ा गंभीर होते हैं। पहले मैं गोलमाल देख रही थी और जब मैंने उत्पल दत्त जी को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर गोलमाल आज बनती तो मेरे ख्याल से उत्पल दत्त जी का कैरेक्टर जो है, सर के बल खड़ा हो जाऊंगा अगर कोई मुझे उसमें ले तो। मुझे उत्पल दत्त साहब बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत पसंद है उनका काम, और उनका जो सिर्फ हिंदी का ही काम नहीं, उनका बंगला का काम भी मैंने कई फिल्में देखी हैं और मुझे बहुत बहुत आनंद आता उनका। तो कुछ ऐसे आइकॉनिक लाइंस हैं, डायलॉग्स हैं बॉलीवुड के जो हम आपको देंगे। मोगैम्बो खुश हुआ से शुरुआत करते हैं। हाँ, यस। तो इसमें बताइए मुझे इमोशन कौन सा चाहिए? इसमें मुझे चाहिए हास्य रस। मोगैम्बो खुश हुआ। क्या बात है। कितने आदमी थे? और इसमें हमें चाहिए सैड। हाँ। कितने आदमी थे? नेक्स्ट नेक्स्ट है तुसी ना जाओ। अगर मान लीजिए अगर ये कोई प्रेमी कहता अपनी प्रेमिका के लिए, तब तुसी ना जाओ। अरे वाह। मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम तेजा है। इसको कैसे करेंगे? इसको हम कौन सा इमोशन ले सकते हैं? वीर रस। हाँ, मैं तेजा हूँ, मेरा नाम तेजा है। फैंटास्टिक। बसंती। इन गुंडों के सामने मत नाचना। ओके। और अगर ये हम करना चाहें फनी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हास्य रस। बसंती, इन गुंडों के सामने मत नाचना। और रोमांटिक भी अगर। बसंती, इन गुंडों के सामने मत नाच। आय हाय। राजेश खन्ना जी की याद आ गई। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला और दूरदर्शन के दर्शकों के साथ बात Thank करने you. के लिए Thank you. डीडी मॉर्निंग शो पे आए। नमस्कार। थैंक यू।